हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि देर आर 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जनरली कितने लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के? 5 लॉ हैं, जिन्होंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट अपनी बातें कही हैं कि यार कैसे कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं बाय मास, या कैसे जो है कोई रिएक्शन होती है, ठीक, तो उसमें मास में क्या तरह चेंजेस होते हैं, या कोई रिएक्शन गैसेस के बीच में होती है। तो डिफरेंट लॉ दिए गए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ? ये कहता है, काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को हम पढ़ते भी आ रहे हैं, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो या कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देखोगे कि उसमें जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो क्या होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। सपोज ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सी प्लस डी। तो अगर ए और बी का मास अगर 200 ग्राम है तो प्रोडक्ट मतलब मीन्स सी प्लस डी का मास भी कितना होगा, 200 ग्राम। कैसे इसको समझ सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसे देख लें। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन का 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है, तो कितने अमाउंट ऑक्सीजन का नीड होगा 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन है क्या कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितने ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे हमें नीड होगी, 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि टोटल कितना करना है, 36 ग्राम। तो एक सिंपल इस तरह से भी देख सकते हो, यार 4 ग्राम हमारे पास था, हमें टोटल 36 करना है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन की नीड हो रही है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हम जानते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 4 ग्राम प्लस और जिसका हमें निकालना था उसका क्या मान लिया था हमने, x प्लस सॉरी इजिकल टू 36 ग्राम। तो x अगर हमें निकालना था क्या आ गया, 32 ग्राम। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट को हमें क्या करना है, बस मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल करना है। तो ये लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है। इन्होंने कहा कि मास को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें पता है यार E इज इक्वल टू mc² होता है, और कुछ मास जो है हम ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मास एनर्जी इक्वेशन कहती है, ठीक। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, है ना। कि अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैं कहने लगूँ ये H2O है, तो H2O में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो बाई मास एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे H2O में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 60 ग्राम। अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 ग्राम एंड 8 ग्राम, ठीक। ऐसे ही ये H2O है, ठीक, यहाँ भी जो रेशियो है वो क्या है, 1:8 ग्राम। तो ये शो क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपने सपोज एक टी ली है, टी में भी वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड ड्रिंक में भी वाटर प्रेजेंट है, तो आपने किसी भी सोर्स से H2O को लिया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो होगा वो फिक्स होगा। तो देखो वहाँ यहाँ भी 1 ग्राम इस टू 8 ग्राम है और यहाँ भी 1 ग्राम इस टू 8 ग्राम। तो ये लो बड़ा सिंपल सा लो है। इन्होंने कहा किसी भी कंपाउंड को आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, एलिमेंट जो है बाई मास एक फिक्स्ड रेशियो में वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जैसे इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लें, या फिर ऐसे समझ लें, एक एग्जांपल और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है क्या कि आपने ये ग्लूकोज है, चाहे यूएसए से मंगा लो, इंडिया से मंगा लो या कनाडा से मंगा लो, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे भी 72:12:96, 72 कार्बन का बाई एटॉमिक मास कितने क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर 6, एक का कितना होता है 12, तो 12 × 6 कितना हो गया 72। तो ये रेशियो जो है बाई मास हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। एक न्यूमेरिकल इस तरह से पूछ लेता है क्या, ए प्योर
सैंपल ऑफ वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, है ना, कि एक प्योर सैंपल है वाटर का, 14 ग्राम तो उसमें हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जनरली अगर हम एक सिंपल रेशियो देखें तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वाई मास 1:8, है ना, ये क्या है, शो कर रखा है यहाँ पे 1:8। लेकिन इसने पूछा हाइड्रोजन कितनी है, 14 ग्राम, हाइड्रोजन कितनी है 14 ग्राम, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होगी, तो ऑक्सीजन कितनी होगी हमें पता है कि ऑक्सीजन कितना होता है, वो सिंपल रेशियो 1:8 होता है। तो क्योंकि 1 ग्राम के साथ कंबाइन करने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन रहती है, तो 14 ग्राम के साथ कितनी होगी, तो सिंपल 14 की मल्टीप्लाई किस में कर दिया, बस 8 में, तो ये कितना हो गया 112 ग्राम। तो 14 ग्राम के लिए कितने की नीड होगी ऑक्सीजन के, 112 ग्राम की, क्योंकि हमें पता है 1 ग्राम के लिए कितने की नीड होती है, 8 ग्राम की। ठीक, तो इसे सिंपल तरीके से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स कि कितने ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि इंटू 8 इजिकल टू 8 इंटू 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 112 ग्राम। सिमिलरली एक नेक्स्ट इस तरह से भी देख सकते हैं, व्हाट इफ वी ऐड और रिमूव एन एलिमेंट टू ए कंपाउंड वी गेट ए न्यू कंपाउंड, है ना, कि अगर एक एलिमेंट में एक कंपाउंड में एक एलिमेंट को या तो हटा दें या इंक्रीज कर दें तो हमें क्या बनता है, न्यू कंपाउंड हमें ऑब्टेंड होता है, लेकिन उसमें जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, हमेशा फिक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि दो, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इफ़ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सपोज यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, CO, और क्या बना रहे हैं, CO2। तो ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इज ए स्मॉल होल नंबर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर के CO बनाया है और CO2 बनाया है, तो कार्बन का तो नंबर फिक्स है दोनों में, लेकिन इंक्रीज कौन हुआ है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मास भी होगा वो एक होल नंबर मल्टीपल में इंक्रीज होगा कंपेयर टू एलिमेंट फर्स्ट, है ना, जैसे कार्बन इस टू ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है ना, और कार्बन इस टू ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो इसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है और इसका कितना है 16 ग्राम है, लेकिन CO2 में क्या हो जाएगा इसका 32 ग्राम। तो अगर हम इस एलिमेंट का तो चलो मास कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों में ही इसकी संख्या एक है, तो ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो है वो क्या है, एक होल नंबर के रूप में इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर यहाँ 16 ग्राम था तो यहाँ कितना हो गया 32 ग्राम। ऐसे ही अगर कार्बोनेट की बात करने लगूँ तो कार्बन यहाँ पर 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48 ग्राम। जो रेशियो बढ़ेगा वो कार्बन का तो कैंसिल हो जाना है, कार्बन का तो क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ऑक्सीजन का किस उसमें इंक्रीज होगा, जैसे 1:1 में क्या था 16, 1:2 हुआ जैसे ही रेशियो CO2 में तो कितना हो गया 32, और 1:3 हुआ तो 48, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2:3। तो एक सिंपल रेशियो में जो सेकंड एलिमेंट है उसका मास इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बना है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही H2O2 बना है, तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। जबकि ऑक्सीजन का जो मास इंक्रीज हो रहा है वो एक सिंपल होल नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ठीक है 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो ऐसे ही अगर इनका सिंपल रेशियो लें तो कितने का रेशियो है इसमें 1:2 का, और दोनों ही क्या है एक होल नंबर। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के जैसे N2O बनाते हैं, NO बनाते हैं, N2O3 बनाते हैं। ठीक है,
तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो गया 28 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, ठीक है 16 ग्राम। ऐसे ही NO नाइट्रोजन का 14 ग्राम 16 ग्राम, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 14 तो 28 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 48 ग्राम। अगर हम दोनों को ही चलो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, तो लेकिन अगर हम इसके नंबर्स को बढ़ा लें, एक दोनों में मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो इसका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, और इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, देखो ये तो 28 सब कैंसिल हो गए, है ना। तो इनका जो रेशियो है वो क्या हुआ 16, 32 और 48। तो सिंपली इनका जो रेशियो बढ़ रहा है ऑक्सीजन का बाई मास, वो एक होल नंबर में इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये लोग है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट है गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक, तो ये कह रहे हैं ये केवल गैसेस पर अप्लाई होता है। पहली बात तो ये लॉ जो दिया गया है वो केवल किसके लिए दिया है, गैसेस के लिए, कि जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हो, गैसियस फॉर्म में हो, है ना। A + B एरो C, तो ये भी गैस होना चाहिए, ये भी गैस, और ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि गैलुसैक लॉ गैस के लिए दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि एक इनके केस में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब बात आती है ये कहता क्या है, ये कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, कि जब 2 या 2 से अधिक गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और गैसियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सेम होल नंबर एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर में होगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में है, कंबाइन होकर के क्या बना रही है, CO2, है ना। तो इनका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, तो CO2 का भी क्या है 1 है। सपोज कहने लगे इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इसके 1 वॉल्यूम के, और ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1 वॉल्यूम। तो इनका जो वॉल्यूम है वो देखो एक होल नंबर में है। जैसे 100 ml कार्बन रिएक्ट करके ऑक्सीजन के 100 ml के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, 100 ml CO2। तो इनका जो एक रेशियो होगा बाय वॉल्यूम वो क्या होगा, एक होल नंबर में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, H2O। तो अगर सपोज इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, तो इसका वॉल्यूम भी कैसे कह लो, 2 वॉल्यूम है इसके, और इसके कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी इसके कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे, 2, है ना। ये ऐसे कह लो अगर इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है, तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। तो एक होल नंबर में जो है उनके वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, जैसे इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लीजिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज फॉर्म्ड व्हेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्सड, व्हाट गैस इज इन एक्सेस एंड वाई व्हाट अमाउंट। ठीक, कि कितने अमाउंट में ज़्यादा होगी और कौन सी गैस ज़्यादा है, किस कंडीशन में कह रहे हैं ये, जब 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को रिएक्ट किया जा रहा है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना ले रखा है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है इन्होंने, 30 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है इस रिएक्शन की हेल्प से अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि इसके वॉल्यूम के कंपेयर में इसका हाफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो रहा है ना। तो जैसे इन्होंने दे कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हमें नीड ऑक्सीजन की कितनी होगी, केवल 10 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और वो मिला करके दोनों मिक्स होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब H2O वेपर प्रोड्यूस हो रही है, H2O वेपर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कह रहे हैं पहला क्या था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज फॉर्म्ड, तो कितनी वॉल्यूम होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब तो वेपर फॉर्म होगी। तो पहला आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी।
ठीक। और अगर हमारे पास हमें पता था कि 50 ml रिएक्ट करती है 25, मतलब हाइड्रोजन के मोल के कंपेयर में या हाइड्रोजन के वॉल्यूम के कंपेयर में ऑक्सीजन का हाफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, तो हमें हाइड्रोजन का 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, तो ऑक्सीजन का हमें नीड होगा ओनली 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें दे कितना रखा है 30, तो एक्सेस कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर क्यूब एक्सेस हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो इसे बोलते हैं हम गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इन्होंने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जब गैसेस रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाती हैं, तो जो उनका वॉल्यूम होता है ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो एक होल नंबर में होता है ना। तो सबने लगभग एक ही बात की है कि होल नंबर की बात की है कि एक डेफिनेट अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो बाई मास हो, है ना, चाहे बाई वॉल्यूम हो। नेक्स्ट है आवोगाड्रो लॉ। ये क्या कहता है, इट इज़ ओनली फॉर गैसेस। ये भी किस पे अप्लाई होता है, गैसेस पे अप्लाई होता है। इन्होंने क्या कहा, अगर हम दो गैसेस को, सपोज ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक जार में हमने यहाँ पे ले लिया है, और हमने इसके लिए भी टेम्परेचर 400 केल्विन है और इसके लिए भी टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है। प्रेशर मान लो इसको 1 टोर पर हमने ले रखा था और इसको भी कितने पे ले रखा था 1 टोर पर। तो इसका वॉल्यूम कितना ले रखा था हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी कितना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कह रहे हैं अगर दो गैसेस को हम सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम पर अगर हम लें, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इन्होंने देखो यही डेफिनेशन भी दी है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इनमें मॉलिक्यूल की संख्या सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर सेम है तो पार्टिकल की संख्या भी इनमें सेम होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ दिया गया है क्या कि 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर इसके हैं तो 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल भी इसके होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। तो ये 5 लॉ थे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का हम कवर कर लेते हैं, डाल्टन थ्योरी, है ना। तो एटम्स से रिलेटेड, या ये कह लो कि मैटर है, मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एटम। तो जॉन डाल्टन ने 1880 में 1880 के आसपास जो है ये एटम से रिलेटेड कि हम मैटर जो है, मैटर में एटम से रिलेटेड कोई एक थ्योरी दी कि किस तरह से जो है कोई एटम प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा ईयर गलत हो गया, 1808 है। मैट फर्स्ट पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। कोई भी जो मैटर है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम विच आर इनडिवाइजेबल। मीन्स जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है, और एटम को इन्होंने सबसे पहले क्या क्या कहा कि ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको को और डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल हो वो। तो इनडिविजिबल पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, एटम। और सभी एटम्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं, सब्सटेंस बना लेते हैं। ये बात इन्होंने कही डाल्टन साहब ने, है ना। हालांकि प्रेजेंट टाइम में बाद में साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हाँ मैटर, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल और भी होते हैं, जैसे मेसोन, पाई मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। दूसरा कह रहा है इन्होंने क्या कहा, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, है ना। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कोई भी एटम हो चाहे, है ना। अब हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है ना। क्योंकि पता है एलिमेंट कब कहेंगे, जब एवोगाड्रो संख्या के बराबर पार्टिकल हो, है ना। कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट हो, तब हम क्या कहेंगे उसे एलिमेंट। तो इन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट हो, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनमें जो है सेम टाइप के एटम होंगे, है ना, या उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सबकी सेम होगी। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है,
जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप हम जानते हैं, क्या, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये सब क्या है, आइसोटॉप्स है। अभी आगे 9th-10th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोटॉप्स हैं, और इन आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है और होती भी है ना, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक, वो हम डिटेल में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सब सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन नहीं, इनकी ये बात ठीक नहीं थी, है ना। फिर क्या कहा इन्होंने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। तो देखो यहीं पर इनकी बात गलत होगी। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम होंगे उनका सबका एटॉमिक मास सेम होगा, मतलब सबका 1H1 होगा, लेकिन ये बात सही नहीं थी इनकी, है ना, क्योंकि कुछ का 1H1 हो सकता है, 1H2 हो सकता है और 1H3 हो सकता है। हाँ, ये बात सही थी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास अलग होगा, ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास अलग होगा, नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास अलग होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। इन्होंने क्या कहा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कब, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है, 2:1, और बाई मास कहें तो क्या है, 1:8, है ना। तो ये एक तरह से सपोर्ट भी करता है किसको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी तो यही कहते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, या उनके मास की बात करें तो उनका मास भी एक फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज होता है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो वही बात है, इन्होंने सपोर्ट किया है किसको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, है ना। ये ऐसे कह लो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में जिस साइंटिस्ट ने जो बात की थी वो बात भी किसने की है, डाल्टन साहब ने, है ना, कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात किसने कही थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो यही कहता है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि डाल्टन थ्योरी को लास्ट में जाकर के बहुत सारे इनके नेगेटिव पॉइंट रहे। ठीक, जैसे ऐसे अभी भी बीच बीच में मैंने बता भी दिया कि इन्होंने कहा था सभी मास सभी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके सबके मास सेम होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें उस समय आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, उस समय इनकी डिस्कवरी नहीं की हुई थी, इनकी नॉलेज उस समय इनको नहीं थी। ठीक है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे जो है एटम आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होगा तो H2 बनेगा, ठीक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगा तो O2 फॉर्म होगा। तो इस बात की भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, है ना, कि कैसे ये कंबाइन होते हैं। कंपाउंड तो बनाते हैं लेकिन कंबाइन कैसे होते हैं, कि इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, किस तरह के अट्रैक्शन फोर्स होंगे, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।